हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एक्सपी पे। तो इस चैनल पे आपको क्लास 11 और 12 से रिलेटेड कॉमर्स के सारे चैप्टर्स की वीडियोस जैसे अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज की सारी वीडियोस आपको इस पे मिलेंगी। ठीक है। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 11th में तुम लोग ने पढ़ा होगा कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, वही तीन थे। ऑर्गेनाइजेशनल था, सोशल था और क्या था, पर्सनल था। वही तीन है हमारे मैनेजमेंट में, बस चीजें थोड़ी चेंज हो गई हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, सोशल वाला भी है और क्या है हमारा, पर्सनल भी है। तो बात करते हैं हम पहले ऑब्जेक्टिव की, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग मतलब बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे ओनर, जो हमारे मालिक होते हैं बिजनेस के। ठीक है, एक मालिक के लिए मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मतलब गोल। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है गोल। तो एक मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिजनेस का क्या रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव। क्लास 11 में क्या थे हमारे, तीन थे। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ठीक है भाई, हमने अगर बिजनेस स्टैब्लिश किया है तो ये तो है नहीं कि पहले ही दिन हमारा प्रॉफिट आ जाए। भाई पहले तो हमें सर्वाइव करना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आजकल मार्केट में तो हर चीज की कंपनी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें, एक जियो सिम जब आए थे तो उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने पहले कस्टमर्स को आदत लगवाई नेट की, इंटरनेट की। ठीक है, फ्री में सिम बांटते थे, फ्री में अनलिमिटेड डाटा मिलता था। ठीक है, इससे क्या हुआ, लोगों को आदत पड़ गई, इन्होंने मार्केट में सर्वाइव किया। फिर जब सर्वाइव कर लिया, फिर इन्होंने क्या किया, एक रेट लगा दिया और उस रेट को धीरे धीरे करके इंक्रीज कर दिया। इससे इन्हें क्या मिला, प्रॉफिट। तो पहले लोगों ने क्या किया, पहले सर्वाइव किया इन लोगों ने। फिर जब लोगों को आदत पड़ गई, कंपनी सर्वाइव हो गई, स्टैब्लिश हो गई सही तरीके से, तो इसने क्या किया, उस सिम के, उस पर्टिकुलर इंटरनेट के क्या किया, चार्जेस फिक्स कर दिए और धीरे धीरे करके उन चार्जेस को बढ़ा दिया। ठीक है, इससे इन्हें क्या मिला, प्रॉफिट। अब भाई सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट हो गया, फिर लास्ट में क्या हुआ, भाई एक जियो सिम था, अब क्या हो गया, जियो हॉटस्टार, एक पर्टिकुलर ऐप भी आ गया है, जियो मार्ट, हर चीज हो गई, अवेलेबल हो गई है। तो ये क्या किया, ग्रोथ। इन्होंने एक ही नाम से अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते रहे। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव। अब भाई सोशल के ऑब्जेक्टिव, मतलब सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे। अगर एक सोसाइटी, एक समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या ही रहेंगे बिजनेस से। पहला, कि उसको सही क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, दूसरा कि भाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल गया, अब थोड़ा रोजगार, बेरोजगारी जो अपने देश में छाई हुई है वो कम हो जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। और तीसरा क्या हो सकता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई, हमें अच्छा प्रोडक्ट भी मिल गया। अब जो हम एक्टिविटीज जिनके थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। ठीक है, तो एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चेक करें तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड करना, हमें मिले। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि बेरोजगारी कम करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, यूज ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो हमारे थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जो कि था एक मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो हमारे तीन थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फिर हमारा आया सोशल ऑब्जेक्टिव, जो कि था कि समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट की प्रोवाइड करना, रोजगार प्रोवाइड करना, और कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मेथड यूज करना प्रोडक्शन के लिए। अब बात करते हैं हमारे अगले ऑब्जेक्टिव की, जो कि हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब इंप्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी जो कंपनी में काम कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कंपनी से। ठीक है भाई, अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं और मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल सा यही रहेगा कि मुझे एक अच्छी सैलरी मिले और टाइम पे सैलरी मिले। ठीक है, मुझे क्या था कि मुझे अच्छी सैलरी मिले और टाइम पे पैसा मिले, जो कि हमारा हो गया फेयर रेम्यूनरेशन। ठीक है, अब भाई एक बच्चा है, वो मेहनत कर रहा है, ठीक है, मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं, बट उसके जो टीचर्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, वो उसकी तारीफ नहीं कर रहे। तो बच्चा क्या वो मोटिवेट होगा, बिल्कुल नहीं। सेम वे में एक एम्प्लॉय है जो कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करके काम कर रहा है और कंपनी का मालिक, ओनर, उसकी तारीफ नहीं कर रहा, उसके काम को एक्नॉलेज नहीं कर रहा, तो क्या उसकी बेनिफिट मिलेगा। दूसरा हमारा हो गया पेयर रिकॉग्निशन। लास्ट में हमारा आता है कि जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट सेफ हो, कोई डेंजर ना हो प्रोडक्शन रिलेटेड, तो हमारा हो गया हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो हमारे
ऑब्जेक्टिव थे कंपनी के, 3 ऑब्जेक्टिव थे 3 पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा था हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है। ठीक है, हम स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है हमारा एक गोल ओरिएंटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया, अचीव्स ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट ब्रिंग्स इंडिविजुअल्स टुगेदर एंड डायरेक्ट्स देयर एफर्ट टुवर्ड अचीविंग कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। भाई एक मैनेजमेंट है, एक स्कूल है, वहां पे अलग अलग टीचर सब पढ़ा रहे हैं, सब अलग अलग हो सकता है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन के अलग हो, धर्म के अलग हो, जेंडर अलग हो। ठीक है, बट उनके एफर्ट्स को क्या करना है, हमें एक यूनिटाइड वे में लेके आना है, एक सही तरीके से लेके आना है। क्यों? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगला है हमारा इंक्रीजेड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट बाय यूजिंग रिसोर्सेज ऑप्टिमली। मतलब जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं मैनेजमेंट में, एफिशिएंटली बेसिस में, एफिशिएंट वे से हम रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। एफिशिएंट वे का मतलब ये होता है कि ऑप्टिमम वे में रिसोर्सेज को यूज करना है, मतलब एक पॉजिटिव तरीके से रिसोर्सेज को हमें यूज करना है ताकि वो रिसोर्स वेस्ट ना हो हमारे। अगला है क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। ठीक है, अब मैनेजमेंट तरीके जब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम चीज़ों को जैसे जैसे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, सेम तरीके से हम चीज़ों को अपने आसपास की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हमारा मैनेजमेंट जिसे कर रहे थे उसको भी हम चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या मिलता है हमें कि हम जैसे जैसे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है हम उसको ढाल सकते हैं। ठीक है, हम उसको उसमें अडेप्ट कर सकते हैं ईजिली। अगली इंपॉर्टेंस है, अगला टॉपिक है हमारा हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट थ्रू मोटिवेशन लीडरशिप एंड इंसेंटिव्स मैनेजमेंट employs employees to achieve their personal goals like promotion, recognition and skill development. मैनेजमेंट अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, अगर मैनेजमेंट सही तरीके से कैरी ऑन किया जा रहा है तो इससे जो एम्प्लॉयज हैं वो भी अपने पर्सनल गोल्स जो हमारे होते हैं, प्रमोशन वगैरह, हाई सैलरी वगैरह एक्सपेक्टेशंस, इसको भी वो इजिली अचीव कर सकते हैं। और लास्ट में आता है हेल्थ इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। Good management only benefits the company but also contributes to the welfare of society by paying taxes, providing good quality products at fair price, creating job, etc. भाई एक मैनेजमेंट में कंटिन्यू करते गए सीरीज बाय सीरीज, हमें सारे गोल्स अचीव कर लिए, ऑब्जेक्टिव जो थे अचीव कर लिए। ठीक है, अब सोशल ऑब्जेक्टिव जो था हमारा उसको हम कैरी ऑन करें अगर आगे यहाँ पे, तो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हम मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं। कैसे? टैक्सेस पे कर सकते हैं, और क्या था हमारा, जॉब क्रिएट हो रही है, टाइम आने वाली जो हमारा टाइम है उसके साथ हम टेक्नोलॉजी के साथ भी मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं उनको। अब बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, स्मॉल हो साइज या लार्ज साइज की हो, लेवल्स होते हैं हर कंपनी के। ठीक है, 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लास्ट में हमारा आता है लोअर लेवल। ठीक है, तो बात करें टॉप लेवल की, इनका काम क्या होता है कि बेसिकली जो होते हैं ये कंपनी के ओनर होते हैं। ठीक है, कंपनी के ओनर होते हैं और ये पॉलिसीज एंड प्लान्स को फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते, ये बस बनाते हैं। ठीक है, तो टॉप लेवल वाले कौन होते हैं? ये हमारे कंपनी के मालिक होते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं इनको बनाते हैं। फ्रेमिंग ओवरऑल गोल्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, तो ये कंपनी के जो प्लान पॉलिसीज होती हैं उनको फ्रेम करते हैं, उनको बनाते हैं। प्लानिंग द लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एट ए लार्ज स्केल। कंपनी के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको कैसे अचीव करना है उसके सारे डिसीजंस ये लोग लेते हैं, प्लस जो रिसोर्सेज वगैरह यूज करते हैं, जो फाइनेंस हम रिसोर्स यूज करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनको ये अरेंज करते हैं। इसमें इंक्लूड कौन कौन हो जाता है? हमारे सीईओ हो गए, एमडी हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए या कंपनी के ओनर्स हो गए। ठीक है, तो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं हमारे। पहला है हमारा टॉप लेवल। टॉप लेवल में कौन इंक्लूड होता है? जो कंपनी के मालिक होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका काम होता है कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करना, जो कंपनी पैसा यूज करने वाली है उसको एलोकेट करना, उसको कैसे अरेंज करना है, वो ही काम होता है इनका। अब बात करते हैं सेकंड लेवल की, जो कि हमारे मिडिल लेवल। ठीक है, अब पहले लेवल में तो हमने पढ़ लिया कि जो हमारी प्लान पॉलिसीज है ये बना ली गई। अब उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा?
इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स मेड बाय टॉप मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल क्या करता है कि जो पहले लेवल ने, टॉप लेवल ने जो प्लान पॉलिसीज बनाई थी उनको एग्जीक्यूट करता है, उनको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, सिंपल तरीके से समझते हैं। ये हमारे कंपनी के लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, टॉप लेवल ने प्लान पॉलिसीज बना ली है, इन पे लागू कर दिया लोअर लेवल पे। ठीक है, तो जो हमारा मिडिल मैन है वो क्या वर्क कर रहा है, एज अ इंटरमीडिएट एक्ट कर रहा है बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। भाई लोअर लेवल कोई भी शिकायत होगी तो किसके पास जाएगा शिकायत लेके, मिडिल लेवल के पास। ठीक है, और मिडिल लेवल उस शिकायत को किसके पास पास करेगा, टॉप लेवल पे। ठीक है, अब भाई कंपनी है, कंपनी के 200 डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स के डिपार्टमेंट अलग है, एडवर्टाइजिंग के डिपार्टमेंट अलग है। तो उनके जो हेड होते हैं, इस डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो किस में आते हैं हमारे, वो हमारे आते हैं मिडिल लेवल में। ठीक है, भाई टॉप लेवल में कौन था, हमारे कंपनी के मालिक थे। अब कंपनी है तो उससे कुछ डिपार्टमेंट्स भी होंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो किस में हमारा आएगा, वो हमारा आएगा मिडिल लेवल पे। हमारा लास्ट लेवल जो कि हमारा लोअर लेवल। ठीक है, अब जो हमारे हेड थे, जो हमारा डिपार्टमेंट था उसका हेड तो हमारा आ गया मिडिल लेवल में। अब जो लोअर लेवल्स है इसमें हमारे आते हैं सुपरवाइजर। अक्सर कंपनी में देखा होगा कि एक आदमी है खड़ा है, वो चेक कर रहा है कि जो काम कर रहे हैं लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे होते हैं सुपरवाइजर। ठीक है, जो आदमी चेक जो कर रहा है उस आदमी को हम कहते हैं सुपरवाइजर। वो किस में आता है, वो आता है लोअर लेवल में। ठीक है, कंपनी ने रूल्स बनाए, टॉप लेवल ने रूल्स बनाए, मिडिल लेवल से क्या किया, उन रूल्स को लागू कर दिया। ठीक है, अब जो प्रोडक्शन हमारा हो रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन है या नहीं है, काम सही से टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कौन चेक करेगा, वो चेक करेगा हमारा सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल। अब काम में अगर कोई भी दिक्कत आती है, अगर काम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है, तो लोअर लेवल किसको इन्फॉर्म करेगा, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल जाके किसको इन्फॉर्म करेगा, टॉप लेवल को। ठीक है, तो ये थे हमारे लेवल्स, मैनेजमेंट की लेवल्स। कौन, कितने लेवल थे, 3 लेवल हमारे होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लास्ट में आता है लोअर लेवल। इसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। टॉप लेवल की अगर हम बात करें तो टॉप लेवल में कौन इंक्लूड थे, कंपनी के ओनर्स। ठीक है, वो कंपनी की सारी प्लान पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। कंपनी में कौन सा रिसोर्सेज कैसे यूज करना है, मतलब फाइनेंस कैसे अरेंज करना है, ये कौन मैनेज करता है, टॉप लेवल। भाई रिसोर्स तो सॉरी प्लान पॉलिसी से बन गई, अब उनको लागू कौन करेगा, उनको लागू करेगा हमारा मिडिल लेवल। ठीक है, कंपनी है तो ऑब्वियसली उसकी डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे, बहुत सारे, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट अलग है। उस डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो किस में इंक्लूड हो जाएंगे हमारे, वो हमारे इंक्लूड होंगे मिडिल लेवल में। ठीक है, हेड अगर हमारे मिडिल लेवल में चला गया, जो एम्प्लॉयज जो बचे हमारे, जो चेक कर रहे हैं कि काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमारा इंक्लूड हो जाएगा लोअर लेवल में। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। 3 टाइप के हमारे आते हैं इसमें सिलेबस में, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ठीक है, पहले हम बात करेंगे साइंस और आर्ट की। साइंस, साइंस में क्या हो जाता है, साइंस में हमारा मतलब हो जाता है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो हम तरीके, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब कि जो हमारा जो यूज कर रहे हैं, जो हमारी चीजें यूज कर रहे हैं, ये सिस्टमैटिक तरीके से हैं। ठीक है, और एक यूनिवर्सल वेरिएशन होता है कि मतलब अगर पानी हर जगह फॉर्मूला, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो अमेरिका में पानी का फॉर्मूला है H2O, तो वही फॉर्मूला इंडिया में भी होगा, पानी का फॉर्मूला H2O ही रहेगा, यूनिवर्सल। ठीक है, ऑल ओवर द यूनिवर्स उसके हम फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट। अब साइंस जो है हमारा वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, सेम वे में जो मैनेजमेंट है वो भी हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। भाई कंपनीज में हम प्रैक्टिकली चेक ही तो कर रहे हैं मैनेजमेंट कि करेगा कि नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जो मैनेज कर रहे हैं वो हम प्रैक्टिकली ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन दो फीचर्स की बात करें इन तरीके से, तो ये किसमें इंक्लूड हो जाते हैं हमारे, एज एन साइंस में। ठीक है, अब बात करते हैं एज एन आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्ट क्या है, हमारी एक कला है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, भाई जो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो हमारे पहले की लास्ट एक्सपीरियंस था, उसी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसी के एक्सपीरियंस से हम मोटिवेट होकर हम चेंज ला रहे हैं, सॉरी उसी की हम मेथड से कैरी ऑन कर रहे हैं। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, हम टाइम के साथ साथ उस चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हम टाइम के साथ साथ उसमें
थोड़ा चेंज ला रहे हैं। भाई एक पर्टिकुलर ड्राइंग थी मुझे बनानी थी, मैंने अपनी क्रिएटिविटी यूज करी, उसको थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, सेम वे में मैं एक पर्टिकुलर चीज को मैनेज कर रहा था, बट मैंने अपनी क्रिएटिविटी यूज करके उसको थोड़ा सा मैनेजमेंट तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एज एन आर्ट हो गया। बट अगर हम बात करें एज ए प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में जैसे हमने क्लास 11th में ही पढ़ा था कि प्रोफेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होंगे जिनको हमें फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं कि लॉयर हूं, तो बार काउंसिल के जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे मुझे उसको फॉलो करने पड़ेंगे। बट क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? नहीं, मैनेजमेंट के फिक्स रूल्स रेगुलेशंस तो है नहीं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तो है नहीं जो मैनेजमेंट को सही से मैनेज करती होगी। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, क्या ये होता है? भाई कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैनेजमेंट, जो इंसान मैनेजमेंट कर रहा है कि वो प्रोफेशनल ना हो, इनप्रोफेशनल हो, तब भी चीजें मैनेज कर ले रहा है अच्छे तरीके से, तो क्या ये इंक्लूड हो गया हमारा? तो बेसिकली हमने क्या चेक किया, इसमें देखा कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो एज ए साइंस है एंड एज एन आर्ट है। सिंपली डेफिनेशन पढ़ते हैं। It refers to bringing together the activities and resources of an organization and bringing harmony to them. ठीक है, मतलब कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, उसको इनको हम इकट्ठा करके ला रहे हैं। ठीक है, और वो सही तरीके से, आपस में कोई बहस ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं मिलजुल के आपस में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या हुआ कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम एलोकेट कर रहे हैं सही तरीके से, ब्रिंगिंग टुगेदर, एक तरीके से इकट्ठा कर रहे हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मनी टू देम। अब वो सही मिलजुल के सही तरीके से अपने काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, टारगेट को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। अब से कुछ फीचर्स हैं कोऑर्डिनेशन। पहला फीचर क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। भाई क्योंकि हमारा मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में क्या होता है, एक मैनेजमेंट हमारी ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि एक ही इंसान हो, दो इंसान हो, तीन इंसान हो। मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक्सिक्यूट करते हैं। ठीक है, उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके क्या होगा, उसके लिए कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, सेम वे में ही कोऑर्डिनेशन जो होता है हर जगह रिक्वायर्ड होता है। भाई हम क्लास में हैं, हम एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स हम खेल रहे हैं। ठीक है, उसको जीतने के लिए हमें एक टीम मैच है, अगर फुटबॉल है, अगर टीम मैच जो की है, अगर हमें जीतना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेट करके ही हम जीत पाएंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, इंटीग्रेट्स एक्टिविटी, जो हमारी ग्रुप एक्टिविटीज, जो हमारे लोग होते हैं उनको आपस में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और लास्ट में आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है कि वो कोऑर्डिनेट तरीके से अपने मैनेजमेंट में काम एग्जीक्यूट करवा ले। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की। पहला है हमारा ग्रोथ इन साइज। In large organizations with many people and departments, coordination ensures unity of effort and smooth functioning. बिजनेस का साइज भले ही लार्ज हो स्मॉल हो, जब हम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं जो कि ग्रुप एक्टिविटी है, तो बहुत से अलग अलग लोग हमारे साथ में काम करना आते हैं। ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेशन सही तरीके से कर रहे हैं, तो इसके थ्रू ही हम यूनिटी ऑफ एफर्ट और स्मूथ फंक्शनिंग के जरिए हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सही तरीके से कोऑर्डिनेशन अगर होएगा तो स्मूथ फंक्शनिंग भी रहेगी, आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, कहीं सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं रहेगा। ठीक है, लोग मिलजुल के कॉपरेट तरीके से, कोऑर्डिनेट तरीके से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारे काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम अपना स्मूथ फंक्शनिंग की वजह से हम अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगला है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। Every department like production, marketing and finance has different goals. Coordinations align these goals with overall organizational goals. भाई परचेज है, परचेज डिपार्टमेंट है, उसका गोल अलग होगा कंपेयर टू दैट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट का गोल एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट से अलग अलग होगा। ठीक है, बट इन लोगों को ये सारे गोल्स अचीव करना है, क्यों? ताकि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। ठीक है, ये कब कर पाएंगे? जब आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, आपस में ये लोग कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे तो। ठीक है, अगला है हमारा स्पेशलाइजेशन। एम्प्लॉयज परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क, दिस में लीड टू आइसोलेशन और ईगो क्लैशेस। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, स्कूल है तुम्हारा, तुम लोग क्लास में पढ़ रहे हो, तुम लोग को बिजनेस अलग टीचर पढ़ाता है, अकाउंट्स अलग टीचर पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स अलग टीचर पढ़ाता है। ठीक है, तीनों अलग अलग टीचर हैं,
तीनों की क्वालिफिकेशन अलग है, बट स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलर फील्ड में सबका एक ही है, ठीक है। बिजनेस वाले को अपने बिजनेस सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन है, अकाउंट्स टीचर को अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट की स्पेशलाइजेशन है, और इकोनॉमिक्स टीचर को अपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की स्पेशलाइजेशन है। बट इनके आपस में क्लैशेस ना हो, क्योंकि अगर क्लैशेस होंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट इनके आपस में कोई क्लैशेस ना हो, कोई ईगो ना हो, इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? हमें रिक्वायरमेंट होती है कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। लास्ट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स ऑल डिपार्टमेंट अंडर द वन प्लान एंड वन डायरेक्शन। इट एलिमिनेट्स कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एक्शंस। भाई अगर मान लो कि मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरे 4 बॉस हैं, ए बी सी डी। ए ने कहा मुझसे कि तू ये काम कर, बी ने कहा नहीं मुझसे पहले तू वो काम छोड़ दे, तू पहले परचेज डिपार्टमेंट संभाल। सी ने कहा मुझसे परचेज छोड़ो, तुम सेल्स संभाल लो। डी ने कहा मुझसे तुम सेल्स परचेज दोनों छोड़ो, तुम एडवर्टाइजिंग संभालो। तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि भाई मेरे 4 बॉस है ना। बट अगर ये सब चारों मिलके ही मुझे एक काम देते कि तुम्हें सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट ही सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं उसको इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से अपने काम को कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और लास्ट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, जो कि चैप्टर के बिल्कुल शुरुआत में हमारा था, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, रिड्यूसिंग वेस्टेजेस, टाइमली अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स। अब भाई अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं वहां पे, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो हम काम पे अपना टाइम पे ही अपना काम पूरा कर भी लेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो हम टाइम पे अपना काम पूरा कर भी लेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेगा, हम रिसोर्सेज को बिना वेस्ट करे ही अपने टारगेट को अचीव भी कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज में कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कोई भी डाउट अगर हो आपको तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और इसी से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी आपको इसी चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।